बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम मैकेनिक्स की। इस हिस्से को हमने तकरीबन 3 सब डिवीजन्स दी हैं, जिनमें से पहली सब डिवीजन हमारी है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एन एटम। एक एटम की इब्तिदा, उसके बारे में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तजर्बात, मुख्तलिफ सोचें, इसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एन एटम, इसके बारे में बात शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बहुत ही पहले तकरीबन 400 बीसी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो है डेमोक्रेटस की। डेमोक्रेटस उन इब्तदाई साइंसदानों में है या फिलोसोफर्स में है जिसने ये कहा कि अगर आप मैटर को डिवाइड करते रहेंगे तो आप एक ऐसी पोजीशन में पहुंचेंगे जब आप मज़ीद उस स्पीशी को, उस मैटर को तोड़ नहीं सकते, और क्योंकि आप उसे फर्दर तोड़ नहीं सकते इसलिए उसे नाम दिया जाएगा एटम का। ए टॉमस से ये वर्ड निकला है, यानी कि एटम। इसी साइंस को लेकर लोग चलते रहे और तजर्बात की दुनिया में मुस्लिम साइंटिस्ट्स भी आए, वेस्टर्न साइंटिस्ट भी आए, यहाँ तक कि हम पहुँच गए जॉन डाल्टन पर। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एन एटम में हमें जॉन डाल्टन की बात लाजमी करनी पड़ेगी, क्योंकि जॉन डाल्टन जो है ना वो पहला साइंसदान है जिसने इंडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम को थोड़ा सा साइंटिफिकली रिलेट किया है या डिस्क्राइब किया है। डाल्टन के मुताबिक जो मैटर है इट कंसिस्ट्स ऑफ एटम्स, और एटम्स की प्रॉपर्टीज ये हैं कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि वो एटॉमिक जो उनके मैसेज हैं वो एक जैसे हैं, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। एटम जो है वो इनडिविजिबल होता है, तो ये भी जॉन डाल्टन ने ही हमें बताया है। तो ये दो मेन बातें जो ना जॉन डाल्टन से हमें पता लगी हैं कि एटम अलाइक हैं और उनके ऊपर जो है ना वो इंडिविजिबल हैं, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। डाल्टन के बाद में आने वाले साइंसदान, उन्होंने कुछ नई बातें हमें बताई हैं, और वो नई बातें हमें एटम की इंडिविजिबिलिटी को क्वेश्चन करने पर मजबूर करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम विलियम क्रूक्स का नाम ले लें, फिर हम गोल्ड स्टाइन का नाम ले लें, फिर हम रदरफोर्ड का नाम ले लें, फिर हम जे थॉमसन का नाम ले लें, फिर हम जेम्स चैडविक का नाम ले लें, तो ये कुछ साइंसदान हैं जिन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एटम को बेहतर किया है। विलियम क्रूक्स का तजर्बे जो हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब पर थे, और डिस्चार्ज ट्यूब पर तजर्बे करके उसने हमें कैथोड रेज का कंसेप्ट दिया, जो कि बाद में आकर इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही निकली। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट मिला। इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट से एटम का, डाल्टन का नज़रिया गलत हो गया, क्योंकि डाल्टन के मुताबिक एटम डिवाइड नहीं हो सकता था, लेकिन क्रूक्स के तजर्बे के मुताबिक एटम के अंदर भी और चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन मेन इनकी प्रॉपर्टीज़ मैं बोल दूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किताब में लिखी हुई हैं, आप उसे पढ़ भी लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में ये राइट हैंड रूल के मुताबिक डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसके रास्ते में अगर आप ग्लास रखेंगे तो वो ग्रीनिश फ्लोरेसेंस देगा। एलुमिना ग्लोज रेड, टिन स्टोन येलो। अगर ये किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती हैं कैथोड रेज, तो ये उसका साया बना देती हैं। अगर ये किसी बॉडी से टकराती हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। अगर ये किसी हैवी मेटल एनोड से टकराती हैं तो फिर यहाँ से एक्सरेज बनती हैं, और ये एक्सरेज जो हैं, इन बनने वाली एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट पर। इसे कहते हैं मोज़लेज लॉ। मोज़ले लॉ को यहीं पर मज़ीद एक्सप्लेन करता चलूँ मैं कि एक एटम अगर हैवी मेटल एटम है तो उसके साथ जब टकराती हैं कैथोड रेज तो उससे एक्स रेज बनती हैं। एक्स रेज बनने की वजह ये है, वजह ज़रा ध्यान से सुन लें, इसको आपने याद भी रखना है कि एटम का जो के शेल या एल शेल है, यानी कि अंदर वाले जो शेल हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज जाकर उनसे टकराकर उन्हें नॉकआउट कर देते हैं, और के शेल या एल शेल, इस तरह के जो अंदर वाले शेल हैं, उनमें एक वैकेंसी पैदा हो जाती है। वैकेंसी किस तरह पैदा होती है, इसको समझने के लिए
यहाँ पर आप ज़रा देख लें, मान लें कि बड़े साइज़ का एटम है, 5 शेल है उसके पास, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना ये टकरा कर निकल गया है, यहाँ पर वैकेंसी है। तो अब ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आता है उसकी जगह को लेने के लिए, तो ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने के दौरान एनर्जी निकलती है। अगर इलेक्ट्रॉन के शेल में आ रहा है तो इससे के सीरीज़ बनेगी, एल शेल में आ रहा है तो इससे एल सीरीज़ बनेगी, और इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसी वजह से मोज़ले वॉज एबल टू डिटरमिन द टर्म एटॉमिक नंबर, जिससे जो रेवोल्यूशनाइजेशन आई और फिर हमारे पास जो है वो एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट चलना शुरू हो गया एटॉमिक मैस की जगह पर, जबकि जो पिछले साइंटिस्ट थे वो एटॉमिक मैस की बेस पर ही काम कर रहे थे। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी, और इस डेवलपमेंट के पीछे क्रूज की कैथोड रेज की डिस्कवरी अपनी जगह कायम थी। अच्छा, ये तो हो गई जी कुछ प्रॉपर्टीज़, और ये जो कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन के बराबर हैं, कैथोड रेज की चार्ज टू मैस वैल्यू जे थॉमसन ने मालूम की थी, और वो वैल्यू आई थी 1.7588 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। कैथोड रे पर चार्ज जो है वो मालूम किया था मिलीकेन ने, और मिलीकेन का ऑयल ड्रॉप मेथड जो है ऑयल ड्रॉप मेथड उसके लिए यूज़ हुआ था, और जो चार्ज मालूम हुआ था वो 1.59 10⁻19 कूलम था। बाद में ये वैल्यू सही हो गई जदीद तजर्बात से, और 1.602 10⁻19 कूलम आजकल की एक्सपेक्टेड वैल्यू है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो अभी तक हमने नापा है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स का नाम स्टोने ने रखा था। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन छोटी छोटी आपको मिल जाएंगी। दूसरी, इसके बाद गोल्डस्टाइन की तरफ चलते हैं, उसने क्या किया देखते हैं। बात चल रही है जी गोल्डस्टाइन की। गोल्डस्टाइन ने जो तजर्बा किया है उसमें उसने पॉजिटिव रेज जो है वो डिस्कवर की हैं। यहाँ पर ये बात याद रहे कि एक टर्म है चार्ज टू मैस वैल्यू, ये कैथोड रेज के लिए सेम रहती है। क्यों सेम रहती है? क्योंकि जो कैथोड रेज हैं दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स। जब उनका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है, उनका मैस भी इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो उनकी जो कैथोड रेज है उनका चार्ज टू मैस वैल्यू जो ना हमेशा सेम आने वाली है। और अभी मैंने बताई उसकी वैल्यू 1.7588 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम आती है। लेकिन जब पॉजिटिव रेज होती है ना, पॉजिटिव रेज गोल्डस्टाइन के मुताबिक क्या होता है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब आप गैस में से करंट गुजारते हैं तो इस तरीके से एनोड और कैथोड हैं, और यहाँ से जो कैथोड रेज आती हैं वो यहाँ पर मौजूद गैस से, ये गैस है उससे टकराती हैं। इस एरिया को हाईलाइट कर लें, इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ पर गैस है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से टकरा कर वो इसे बाहर निकाल देती हैं, और यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज आइंस बनना शुरू हो जाते हैं, जिनका मैस तो तकरीबन गैस के बराबर होता है, क्योंकि उसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकला है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज होता है, और चार्ज की वजह से वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। कैथोड के अंदर जब आप परफोरेशंस कर देते हैं तो फिर ये आगे निकल जाती हैं कैथोड से, और यहाँ पर पीछे जाकर इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है। और क्योंकि ये वाली कैथोड रेज, सॉरी पॉजिटिव रेज जो हैं ये कैनाल्स में से गुजरती हैं, चैनल्स में से गुजरती हैं। गोल्डस्टाइन ने अपने तजर्बे में चैनल्स इस्तेमाल किए थे, कैनाल्स इस्तेमाल किए थे, रास्ते इस्तेमाल किए थे। इसी मुनासबत से इन्हें कैनाल रेज भी कहते हैं। और याद रखें कि कैनाल रेज आर आयोनाइज्ड गैसियस एटम्स। ये असल में गैस के एटम्स हैं जो कि आयोनाइज्ड फॉर्म में मौजूद हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। अब क्योंकि हर एटम का मैस अलग अलग होता है, और तो फिर जो कैनाल रेज है ना उनकी चार्ज टू मैस वैल्यू भी डिफरेंट होगी, और चार्ज टू मैस वैल्यू जितना मैस कम है ना उतनी चार्ज टू मैस वैल्यू ज़्यादा आएगी उस पर्टिकुलर पॉजिटिव रे की। तो सबसे ज़्यादा चार्ज टू मैस वैल्यू जो है ना वो प्रोटॉन के लिए आती है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइट एलिमेंट है, उसका मैस सबसे कम है, तो उससे बनने वाली जो पॉजिटिव रे होगी, कैनाल रे होगी, उसके लिए वैल्यू भी सबसे ज़्यादा आएगी। तो यहाँ से डिस्कवरी हुई थी जी प्रोटॉन की। सबसे ज़्यादा जो चार्ज टू मैस वैल्यू है वो प्रोटॉन की आई थी। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस वैल्यू को मैं कंपेयर कर लूँ कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस वैल्यू जो है वो प्रोटॉन की चार्ज टू मैस वैल्यू से 1840 टाइम्स ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रोटॉन का मैस 1840, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 1836 हो सकती है। तो 1836 टाइम्स प्रोटॉन का मैस ज़्यादा है, और जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी ही
चार्ज टू मास वैल्यू कम भी होगी। ये हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली थी। अब ये हो गए दो साइंसदान जिन्होंने, एक ने इलेक्ट्रॉन और एक ने प्रोटॉन डिस्कवर किया, लेकिन दोनों से ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई कि एटम इज डिविजिबल, एटम को तोड़ा जा सकता है। इसी दौरान अब यहाँ पर जे थॉमसन जो है वो एक साइंसदान अपनी जगह चल रहा है। जे थॉमसन को ये इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, तो फिर उसने इस पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को माइंड में रखते हुए एक मॉडल दिया है जिसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। सही है जी। प्लम पुडिंग मॉडल आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरह कोई डेजर्ट होता है, कोई जिस तरह आप कह लें कि खीर है, खीर के ऊपर बादाम आप डाल दें, तो वैसा ही कुछ जो है ना प्लम पुडिंग मॉडल है। वो कहता है कि एटम जो है ना वो एक डेंस स्फीयर है और इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है ना दे आर एम्बेडेड इन दी डेंस स्फीयर है और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड हैं। ये था सोच जे थॉमसन की और इसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। ज़्यादा अरसे चल नहीं सका, इसे रिप्लेस करना पड़ा, लेकिन रिप्लेस करने से पहले इसमें जो चीज़ें जो बाद में तजर्बात हुए जिससे हमें ज़रूरत महसूस हुई कि इसे रिप्लेस होना चाहिए, उनमें एक बड़ा काम है, वो है रदरफोर्ड का। सही है जी। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उसने गोल्ड फॉइल लेकर उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल आप जानते होंगे 2Ag4+2 हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, इन्हें टकराया और टकराने से मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए, जो कि बिल्कुल नेचुरल था। कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हुए और सम वर डिफ्लेक्टेड, 1 आउट ऑफ 20,000 डिफ्लेक्टेड बैक। और जब वो ये डिफ्लेक्ट होकर वापस आया ना, तो इसके बारे में रदरफोर्ड ने कहा कि ये ऐसे ही है जैसे 15 इंच लंबी कोई तीर हो, 15 इंच लंबा कोई तीर हो और वो टिश्यू पेपर से टकरा के वापस आ जाए। इतना ही बड़ा अजीब सी इंफॉर्मेशन है ये कि गोल्ड के अंदर से टकरा कर अल्फा पार्टिकल वापस आ रहे हैं। तो इनके वापस आने की वजह क्या थी? इनके वापस आने की वजह ये थी कि अल्फा पार्टिकल पर +2 चार्ज है, जबकि गोल्ड जो है, गोल्ड का जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी डेंस न्यूक्लियस है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि जनाब अल्फा पार्टिकल जो हैं वो ज़्यादा पार्टिकल्स का गुजर जाना, वो पहली इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। दूसरा उसने कहा कि जो एटम टकराकर ये अल्फा पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो किसी चीज़ से टकराए हैं और जिसका मैस बहुत ज़्यादा है और वो पॉजिटिवली चार्ज है। सही, पॉजिटिवली चार्ज भी हो गया क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। और उस हिस्से को सेंटर माना गया और उस हिस्से को बाद में नाम दिया गया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के साथ ही रदरफोर्ड ने अपनी प्लानिटरी मॉडल ऑफ एन एटम भी दिया, जिसके तहत इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द गोल दायरों में घूम रहे हैं। लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द अगर सर्कुलर पास में रिवॉल्व करेंगे, लाइक रदरफोर्ड ने जैसे कहा है, तो दे शुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और इससे जो स्पेक्ट्रम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुसलसल न्यूक्लियस के करीब आ रहे हैं, तो दे शुड कंटिन्यूसली रेडिएट एनर्जी और उनका जो लाइट स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें मुसलसल लाइट खारिज करनी चाहिए, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन, अगर रदरफोर्ड के मॉडल को सही माना जाए, तो दे आर कंटिन्यूसली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। और मुसलसल इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी खारिज करेंगे तो हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ को ग्लोइंग होना चाहिए और एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि मैटर को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मैटर एग्जिस्ट, मैटर नेवर एमिट्स एनर्जी कॉन्टीन्यूसली बट इन डिस्क्रीट मैनर। तो ये सारी बातें रदरफोर्ड के खिलाफ गई, लेकिन रदरफोर्ड का प्लानिटरी मॉडल वाज ए गुड स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ एन एटम। लेकिन साथ साथ यहाँ पर ही रदरफोर्ड रुका नहीं है। रदरफोर्ड ने मजीद कहा है, रदरफोर्ड ने कहा है कि जनाब सिचुएशन ये है कि ये जो आप एटॉमिक मास ऑफ एन एटम है उसे आप सिंपल प्रोटॉन्स की बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये नहीं माना जा सकता कि न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन है और बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, बल्कि कोई और पार्टिकल भी है जिसे डिस्कवर होना ज़रूरी है, जिसका मास प्रोटॉन के बराबर होगा और उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज पहले ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से बैलेंस था। ये काम फिर आगे जेम्स चैडविक ने किया है और वो आ रहा है 1932 में। क्या कहा है उसने, उसको सीखते हैं और फिर बाद में रदरफोर्ड की जगह पर साइड पर फिजिक्स क्या क्या कर रही थी उसकी बात भी करेंगे जी। तो जेम्स चैडविक आया है 1932 में। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें उसने बेरिलियम 4Be9 पर
हिट किया है एक अल्फा पार्टिकल को, यहाँ से कार्बन का एक न्यूक्लियस बना है और एक न्यूट्रॉन बना है। ये जो न्यूट्रॉन है ये वो डिस्कवर्ड पार्टिकल है जिसके बारे में रदरफोर्ड ने हमें बताया था, लेकिन वो उसे डिस्कवर नहीं कर सका। यही ब्यूटी है साइंस की कि लोग जो हैं वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सपेरिमेंट्स दे डू, और फिर वो बाद में सही साबित होते हैं तो साइंस आगे चलती है। सही है जी बात। तो इस तरह साइंस आगे चलती है। ये जो न्यूट्रॉन है इसके आगे बाद में प्रॉपर्टीज़ हमें पता है कि ये न्यूट्रॉन अगर फ्री न्यूट्रॉन डिके हो जाए तो इससे एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक न्यूट्रिनो बनता है। बाद में ये भी पता लगा कि एटॉमिक पार्टिकल जो है ना, दो तरह के पार्टिकल्स हम नाम लेते हैं। एक पार्टिकल्स को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सही है, इन्हें आप फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, सॉरी इन्हें आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह सकते हैं। एटम से छोटे हैं ये, सही है जी, ये एटम से छोटे हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर्टिकुलरली ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल भी है। फंडामेंटल पार्टिकल अभी तक की जितनी साइंस की ग्रोथ हो चुकी है उसके मुताबिक सबसे छोटा यूनिट है किसी एटम के अंदर पाया जाने वाला। इसके अंदर आप क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन और वो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल आजकल सब वो पार्टिकल्स आप देखते हैं जो कि बेस हैं, जनाब क्वार्क का नाम आपने सुना होगा, तो वो फंडामेंटल पार्टिकल्स में आ जाते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसे पार्टिकल जो एटम से छोटे हैं लेकिन आगे वो भी फर्दर किसी चीज़ पर कंसिस्ट कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फर्दर आगे कुछ चीज़ों से वो मिलकर बने हो सकते हैं। सही है जी। तो सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसे फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाएगा। 6 के करीब होते हैं। विकिपीडिया पर आप फंडामेंटल पार्टिकल लिखकर सर्च करेंगे तो इनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। बड़ी अच्छी डिटेल है, एक बारी देख लेनी चाहिए। वैसे ही अगर आप साइंस एंथुजियास्ट हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल फ्री न्यूट्रॉन डिके से क्या बनता है ये हमने देख लिया। न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ भी जल्दी जल्दी बोल दूँ। न्यूट्रॉन जो है वो फास्ट न्यूट्रॉन हो सकते हैं 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी वाले। स्लो न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी वाले। न्यूट्रॉन अगर पैराफिन से या वाटर से टकराएंगे तो हाई एनर्जी प्रोटॉन एमिट करवा सकते हैं। न्यूट्रॉन अगर टकराते हैं नाइट्रोजन से तो अल्फा पार्टिकल निकलता है। न्यूट्रॉन अगर कॉपर से टकराते हैं तो गैमा रेज बनती हैं, और कॉपर से गैमा रेज बनाने के बाद कॉपर का न्यूक्लियस डीस्टेबलाइज हो जाता है। वो फर्दर बीटा रेज को एमिट करके वो बनाता है जिंक का न्यूक्लियस। और ये जो गैमा रेज और बीटा रेज की एमिशन है इसी वजह से ये कॉपर जो है ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर इस्तेमाल होता है। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको मिल जाएंगी 5th चैप्टर 1st ईयर FSC के अंदर। वो सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने बोल दी हैं क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कम है और काम काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये हो गई बात अब 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, सॉरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। इसके साथ साइड पर एक और फिज़िक्स चल रही है और वो फिज़िक्स में मेन काम कर रहा है प्लैंक। और प्लैंक की थ्योरी है जिसे कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक जो है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये असल में आप कह सकते हैं कि ये संगे मील है, संगे बुनियाद है जदीद क्वांटम मैकेनिक्स की। क्लासिकल मैकेनिक्स से हम शिफ्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ, तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में ज़रा समझें। प्लैंक जो है वो इज़ ऑफ द ओपिनियन के एनर्जी इज़ नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब इन ए कंटिन्यूस मैनर। एनर्जी जो है ना मुसलसल खारिज नहीं होती, ना मुसलसल एब्जॉर्ब होती है, रादर इन डिस्क्रीट मैनर, बल्कि ये जो है ना टुकड़ों टुकड़ों की शक्ल में, डिस्क्रीट का मतलब टुकड़े टुकड़े, डिस्क्रीट मैनर में एमिट या एब्जॉर्ब होती है। और ये जो डिस्क्रीट मैनर है इसके लिए एनर्जी जो है ना वो क्वांटा, पैकेट ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करता है। पैकेट ऑफ एनर्जी को कहते हैं क्वांटम, और क्वांटम जो है ना वो क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी। और अगर क्वांटम जो है वो लाइट का है, फॉर लाइट, उसे आप कह देते हैं फोटोन। तो प्लैंक ने कहा कि एनर्जी और जो है ना एमिट और एब्जॉर्ब होती है विद रिलेशन टू फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर उसने कांस्टेंट दिया एच की वैल्यू है 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड। सही हो गई जी बात। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ गई और यहाँ से मजीद रिलेशन जो है वो E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा और E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, ये सब रिलेशन थे। ये न्यू बार वेव नंबर है, तो वेव नंबर और एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि लैम्डा और एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी से मैं आपको बताता चलूँ कि कॉस्मिक रेज जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। और कॉस्मिक रेज से जब आप जाते हैं गैमा रेज, एक्स रेज, उसके बाद आप आ जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, IR, इस तरफ जाते हैं दूसरी तरफ स्पेक्ट्रम के, तो वेवलेंथ बढ़ रही होती है, एनर्जी कम हो रही होती है। लाइक
रेडियो वेव्स, उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, उनकी एनर्जी बड़ी कम होगी। सही हो गई थी बात। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ गई। और एक और बात यहाँ से मैं क्लियर करता चलूँ, वो कहते हैं कि जो आसमान जो है वो ब्लू क्यों नज़र आ रहा है, या फिर वो कहते हैं कि लाइट के अंदर जब आपने कोई दूर रेड साइन जो है ना वो सिग्नल ऑफ डेंजर, इसकी क्या वजह है, क्यों बनाया गया है? इसलिए कि जनाब रेड लाइट जो है ना वो विजिबल लाइट में उसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी है। जितनी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी ना उतना उससे हवा स्कैटर कम करेगी। जितनी, याद रख लें, जितनी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतना उसकी स्कैटरिंग कम होगी और उतना ही वो ज़्यादा दूर से देखी जा सकती है। तो लाल लाइट दूर से नज़र आ जाती है, इसलिए उसे ख़तरे के सिग्नल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो दूर तक नज़र आती रहे। तो वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसकी जो ट्रैवलिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ से ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी आपने देखा होगा कि एएम जो है ना वो जो रेडियो पे होते हैं वो ज़्यादा दूर, ज़्यादा लंबे अरसे तक ट्रैवल कर सकते हैं, दूसरे मुल्कों में भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन एफएम जो है उसकी लिमिटेड रेंज होती है। सही है जी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जितनी बड़ी वेव लेंगे उतना ज़्यादा ट्रैवल करेगी, तो बड़ी वेव ज़्यादा ट्रैवल करती है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना वो कलर जो है ना आपको डिस्पर्स होकर नज़र आएगा। आसमान नीला क्यों नज़र आ रहा है? यहाँ पर भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटर जो सबसे ज़्यादा जल्दी स्कैटर होती है क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ जो है वो कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो स्कैटर ज़्यादा होती है, और स्कैटर होकर हमें हमारी आँख में ऐसे हमें फील होता है कि आसमान नीला नीला है। सही हो गई जी बात। तो इसके बारे में भी सनाउल्लाह साहब ने अपनी बुक में लिखा हुआ है, कोलाइड्स वाले चैप्टर में, बहुत उम्दा, वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम तो है ना ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ी। यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि एनर्जी जो है ना इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स जो है वो ट्रैवल कर रही है। और ये जो पैकेट्स वाला कंसेप्ट है इसी को एक और साइंसदान करीब बैठा, वो उसका नाम है आइंस्टाइन, वो भी इस्तेमाल कर रहा है। उसकी तरफ चलते हैं, उसने भी तजर्बा इसी तरह मिलता जुलता किया है और उसे आप कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जी, तो ये आपके सामने मैंने बना दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक डिस्कशन। आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे लेकिन अक्सरियत को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही वो वजह है, वो एक्सपेरिमेंट है जिसकी बेस पर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसे आपने मोस्ट कॉमनली देखा होता है सोलर सेल वगैरह में फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिनन इस्तेमाल हो रहा है। कहा क्या है इसने, आइंस्टाइन ने कहा है कि जनाब जब आप लाइट को हिट करते हैं किसी मेटल की सरफेस पर तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल सकते हैं, लेकिन लाइट जो है ना वो हर तरह की लाइट वो इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करवा सकती। ये बड़ी टेक्निकल बात है। टेक्निकल बात इस तरह समझे ज़रा। हमने क्या कहा कि अभी तक हम मान रहे थे, इससे पहले ये बिल्कुल वही दौर चल रहा है 1905 1906 प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आसपास का। लोग अभी डाउटफुल हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग लाइट कंटिन्यूस ट्रैवल कर रही है या डिस्क्रीट फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। तो अगर हम ये मानकर चलें कि लाइट कंटिन्यूस ट्रैवल कर रही है तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ज़रा माइंड में लाएं। हमने कहा कि जनाब एक मेटल सरफेस है, लाइट कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रही है, लाइट कंटिन्यूसली ट्रैवल करके हिट करती है। अब हिट करती है और आप लाइट ना मुसलसल हिट करवा रहे हैं, मुसलसल हिट करवा रहे हैं, तो मेटल की सतह पर अगर मुसलसल एनर्जी लग रही है और वो एनर्जी कंटिन्यूस है और वो ऐड अप हो रही है, तो ऐड अप होने से एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए, एक्यूमुलेटिव एनर्जी इतनी मिल जाए कि वो इजेक्ट हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आइंस्टाइन ने हमें ये बताया कि होता असल में ये है कि आप एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जितनी मर्जी इंटेंसिटी से भेज दें कुछ नहीं हो रहा। सही है जी। जब तक कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी गुजारी ना जाए जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है ना वो ख़ास एनर्जी, इन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो ख़ास एनर्जी है असल में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए चाहिए है। उससे कम एनर्जी वाली लाइट कोई काम नहीं कर रही, लेकिन अब उससे ज़्यादा जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी करते जाएंगे, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उस पर पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद जितनी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलने शुरू हो जाएंगे। आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी। इंटेंसिटी बढ़ा
बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इंटेंसिटी का मतलब है कि रिपीटेडली अब आप एनर्जी दे रहे हैं, पहली एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकला, अब आप मजीद जितनी भी एनर्जी देंगे वो किस फॉर्म में चली जाएगी, वो फॉर्म में चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक एक्सप्लेनेशन थी, एक नया रास्ता था जिससे हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो लाइट है वो डिस्क्रीट मैनर में इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ट्रैवल करती है। अगर वो कंटिन्यूस ट्रैवल कर रही होती तो कभी ना कभी कंटिन्यूस लाइट को हर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए था, लेकिन यहाँ से हमें डिस्क्रीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट मिल रहा है जिसे आगे बोहर ने भी इस्तेमाल किया है, और बोहर ने वो जो क्वांटाइज्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया है उसकी रूट्स भी कहीं यहाँ पर और प्लैंक के काम में ही हैं। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन जो मिली है वो ये इक्वेशन है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट मिला है, इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट मिला है कि जो इंटेंसिटी है ऑफ लाइट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, और जो फ्रीक्वेंसी है वो असल में एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो चाहिए है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसको आज भी हम इस्तेमाल करें मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस वगैरह में फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो अभी हमारी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटम जो है उसके अंदर हमने ये फोटोन बीच में शामिल कर लिया है, क्योंकि इसकी ज़रूरत और प्लैंक्स क्वांटम की ज़रूरत बोहर्स एटॉमिक मॉडल को बहुत ज़्यादा थी। सही है जी। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के लिए आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।